इवेंट क्या होता है? इवेंट जिंदगी में हम लोगों के बीच में, यानी हम लोगों के साथ बहुत सारा वाकया या हादसा, ठीक है, हम लोगों के बीच में होता रहता है, ठीक है, बहुत सारा वाकया। किसी के घर में किसी की पैदाइश हो गई, किसी के घर में कोई इंतकाल फरमा गया, है ना, किसी का निधन हो गया, किसी की पैदाइश हो गई, तो ये सब क्या है? ये है इवेंट। किसी के घर में शादी हो रही है, ठीक है, किसी के घर में चोरी हो गया, ये सारा कुछ इवेंट है। यानी हर जिंदगी के हर एक लम्हे में कुछ ना कुछ होता रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। तो किसी भी हादसा या वाकया को हम लोग क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। इवेंट को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। इवेंट को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पहले इवेंट, पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं मॉनिटरी इवेंट, और दूसरे पार्ट को कहते हैं हम लोग नॉन मॉनिटरी इवेंट। अब हम लोगों की जिंदगी में होने वाला वाकया, ठीक है, वो या तो मॉनिटरी होगा या तो नॉन मॉनिटरी। अब ये मॉनिटरी इवेंट क्या होता है और नॉन मॉनिटरी इवेंट क्या होता है? हम लोगों की जिंदगी में होने वाला कोई भी वाकया जिसका ताल्लुक अगर पैसे से है, जिसका ताल्लुक अगर पैसे से है, तो वो मॉनिटरी इवेंट कहलाएगा। और जिसका ताल्लुक अगर पैसे से नहीं है, रुपए पैसे से नहीं है, तो उसको हम लोग नॉन मॉनिटरी इवेंट। मॉनिटरी इवेंट जैसे मैंने एक फर्नीचर खरीद लिया, मैंने एक मशीन खरीद ली, ठीक है, मैंने किसी को पैसा दे दिया, मैंने किसी से पैसा लिया, इसको हम लोग मॉनिटरी इवेंट कहते हैं, जिसको हम लोग पैसे से मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फ्रिज खरीदा, जब मैंने एक फ्रिज खरीदा तो फ्रिज का कॉस्ट कितना है? 15,000। वो 15,000 में हम लोग इसको ये कर रहे हैं ना, मेजर कर रहे हैं उस फ्रिज को। तो इसीलिए एक फ्रिज की खरीदारी को हम लोग क्या कहेंगे? मॉनेटरी इवेंट कहेंगे। और नॉन मॉनेटरी इवेंट जैसे किसी के घर में किसी की पैदाइश हो गई, किसी के घर में किसी की मौत हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? वो नॉन मॉनेटरी इवेंट कहलाएगा, जिसको हम लोग रुपए पैसे से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई क्रिकेट मैच जीत गया, ये भी एक इवेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग पैसे से मेजर नहीं कर सकते हैं। मगर वो इवेंट जिसको हम लोग पैसे से मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉनेटरी इवेंट कहेंगे। और जिसको हम लोग पैसे से मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग नॉन मॉनेटरी इवेंट कहेंगे। सबको समझ में आ गया? यहाँ पर हम एक, इसके बाद आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं लेन देन, ठीक है। अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहेंगे एकदम सिंपल अपने सिंपली खुद के समझने के लिए, अगर हम लोग इसको जानना चाहेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग लिखेंगे मॉनेटरी इवेंट ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस का मॉनेटरी इवेंट, वो वाकया जो रुपए पैसे से ताल्लुक रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। इट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देता है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देता है। कैसे? अगर बिजनेस में कोई मशीन खरीदाया,
तो बिजनेस का कैश क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बिजनेस के पास मशीन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। यहाँ से हम लोग, ये तो अभी हम लोग बेसिक समझा रहे थे, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं मेन बात, असल बात जो है हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। एक मिनट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये है हम लोगों का शुरुआत, एक मिनट। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, यानी बिजनेस में होने वाला लेन देन, बिजनेस में होने वाला लेन देन, ऐसा लेन देन जिसको हम लोग पैसे से मेजर करते हैं, ऐसा लेन देन जिसको हम लोग पैसे से मेजर करते हैं। पाउस कर दो। क्या है? जिसका ताल्लुक पैसे से, यानी लेन देन। बिजनेस में ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? लेन देन बोलते हैं। लेन देन के लिए, ठीक है, दो लोगों की जरूरत पड़ती है। लेन देन के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक देने वाला और दूसरा लेने वाला, तभी लेन देन जो है पॉसिबल होता है। जैसे मिस्टर शर्मा ने मिस्टर विकास को पैसे दिए, है ना, कितना 5000। तो मिस्टर शर्मा ने मिस्टर विकास को पैसे दिए, तो एक आदमी दे रहा है तो दूसरा आदमी क्या कर रहा है? ले रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। मगर मिस्टर शर्मा जो है मिस्टर विकास से मिलने आए, ठीक है, और दोनों में बातचीत हुआ, तो क्या वहां पर लेन देन हुआ? नहीं हुआ, तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। ट्रांजैक्शन होने का मतलब है कि लेन देन का होना जिसका ताल्लुक पैसे से हो, ऐसा लेन देन जिसका ताल्लुक पैसे से हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देता है, ये बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देता है। ठीक है, इसके बारे में लिखिए। मीन्स a financial transaction entered into by parties and recorded in the books of account. It is expressed in terms of money. It is expressed in terms of money. जैसे example, purchase of goods, sale of goods,
रेंट पेड, सैलरी पेड, purchase of machine, commission received, etc. जैसे हम लोग परचेज ऑफ गुड्स जब हम लोग खरीदते हैं, है ना, तो एक हम लोग लेने वाले होते हैं और कोई देने वाला होता है, तभी, है ना। हम लोग जब बेचते हैं तो हम लोग देने वाले होते हैं, कोई और लेने वाला होता है। यहाँ पर भी लेन देन होता है। रेंट पेड करते हैं तब भी लेन देन होता है, सैलरी पेड करते हैं तब भी लेन देन होता है, फर्नीचर अगर परचेज कर रहे हैं, मशीन परचेज करते हैं तब भी लेन देन होता है, कमीशन रिसीव करते हैं तब भी लेन देन होता है। तो ये जो है हम लोगों का बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये जो है हम लोगों का बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। अच्छे, इस बीच में हम लोग एक चीज, एक लफ्ज सीखा, गुड्स, है ना, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। तो गुड्स क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। Goods are the physical item of business या ट्रेड। गुड्स क्या है? फिजिकल आइटम है जिसको हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसको हम लोग बिजनेस, जिसका हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। गुड्स क्या है? फिजिकल आइटम है जिसका हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग उतारने का मेरे टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, पहले सुन लिया कीजिए, फिर हम जब बोलेंगे उतारने तब आप लोग उतारिए। गुड्स क्या है? गुड्स फिजिकल आइटम है जिसको हम लोग बिजनेस करते हैं, जिसका हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे गुड्स मतलब होता है सामान। हम लोग हर तरह का ट्रेड करते हैं, तो हर तरह के ट्रेड में गुड्स का मतलब होता है सामान। सामान क्या होता है? हम लोग, कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज के ऊपर बिजनेस करता है, जिस चीज का बिजनेस करता है, वही उसका गुड्स। जैसे एक ग्रोसरी शॉप में एक मोदी दुकान है ना, जनरल स्टोर वाला क्या करता है? बहुत सारा चीज जो है, चावल, आटा, नमक, साबुन, तेल, है ना, बहुत सारा सामान जो है ये रखता है, और इसका क्या करता है? खरीद कर लाता है और फिर बेचता है। खरीद कर लाता है और उसको क्या करता है? बेचता है ना। तो यहाँ पर वो सारा सामान जो है उस शॉपकीपर के लिए गुड्स कहलाएगा। वो सारा सामान क्या कहलाएगा उस शॉपकीपर के लिए? गुड्स कहलाएगा। यानी गुड्स जो है बहुत ही ब्रॉड सेंस में हम लोगों को समझना होता है, ठीक है। गुड्स जो है बहुत ही ब्रॉड सेंस में हम लोगों को समझना होता है, ठीक है। जैसे एक खजूर बेचने वाला खजूर खरीद के लाता है और खजूर को बेच देता है, तो खजूर जो है उसके लिए गुड्स है। खजूर जो है उसके लिए गुड्स है, समझ में? एक तेल वाला तेल खरीद के लेके आता है और उसको बेच देता है, तो तेल जो है उसके लिए गुड्स है। तेल जो है उसके लिए गुड्स है। एक बहुत बड़ी कंपनी टाटा, है ना, वो कार खरीदती है और कार को बेचती है, तो कार जो है उसके लिए गुड्स है। कार जो है उसके लिए गुड्स है, समझ आया? अब हम लोग बोलेंगे नहीं, कार तो एसेट्स होता है ना, मगर कार जो है एसेट्स तब होता है जब वो हम अपने लिए खरीदते हैं। जब वो हम अपने लिए या फिर हम लोग बिजनेस के लिए खरीदते हैं, तब वो कार क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। मगर जब वही कार हम लोग ट्रेड की नियत से करते हैं, हम लोग खरीदने और बेचने की नियत से करते हैं, जैसे हमने बहुत सारा सामान, टुकड़ा टुकड़ा में सामान खरीदा, सामान करके उसको असेंबल किया, असेंबल करके एक कार बना दिया,
है ना, तो वो सारा चीज हम लोगों का क्या कहलाएगा, गुड्स को। एक कंपनी जिस चीज के ऊपर ट्रेड करती है वो चीज उसका गुड्स कहलाता है। क्लियर गुड्स का मीनिंग? चलिए आगे देखिए। तो हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। इसी गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, हम लोग ऊपर पढ़ा था ना एक परचेज ऑफ गुड्स, और क्या पढ़ा था, एक सेल ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर वही गुड्स को जब हम लोग परचेज करते हैं तो उसको हम लोग परचेज बोलते हैं। उसी गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, परचेज बोलते हैं। और जब उसी गुड्स को हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। जब हम लोग परचेज करते हैं तो परचेज को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। परचेज को हम लोग क्या, दो पार्ट में बांटते हैं। क्या, पहला पार्ट जो है कैश, और दूसरा पार्ट जो है वो है ट्रेड। सेल को भी इसी तरह से हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट जो है वो कैश, और दूसरा पार्ट जो है ट्रेड। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? कितना नंबर? ये अभी 2 ही नंबर में चल रहा है, तो ये 2 का 1 नंबर लिखिए, 2 का ए, 2 का ए लिख लीजिए। ये है 2 का, है ना, ए पार्ट, ये 2 का बी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो आप लोग परचेजेस। क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट। इसके बारे में लिखिए, द टर्म्स परचेजेस is used for purchase of goods for resale। याद रखना, क्यों खरीद रहे हैं, उसको दोबारा बेच देने के लिए। और for producing, resale या for producing finished product, finished products which are to be sold। The terms purchases is used for purchase of goods for resale or for producing finished products which are to be sold। It includes both cash and credit purchase।
हम लोग जो परचेज कर रहे हैं गुड्स को, किस लिए? ताकि हम लोग उसको रीसेल कर सके। जैसे ग्रोसरी शॉप में होता है, गुड्स को खरीद के लाया, फिर उसको क्या कर दिया, बेच दिया। या फिर उसका हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी नया चीज को बनाना, सामान लेकर आना और नए चीज को बनाना। हाँ बिल्कुल, इंस्टॉल करना मतलब क्या हुआ कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि नए चीज बनाना, मतलब हमारे फैक्ट्री में क्या बनता है, बाल्टी बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक खरीद के लेके आते हैं, फिर उससे क्या करते हैं हम लोग, उसको हाँ उसको पिघलाकर फिर हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी का शेप देते हैं, बाल्टी बनाते हैं, है ना, मशीन के जरिए। तो उसको बोलते हैं प्रोड्यूसिंग, क्या, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना, फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। समझ में आया? चलिए, इसमें ये परचेज जो है, इसमें हम लोग कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों ही शामिल है। इसमें कैश का परचेज और क्रेडिट का परचेज दोनों ही शामिल है। क्लियर? चलिए, सेल्स अकाउंट, गुड्स का दूसरा पार्ट। जब हम लोग गुड्स को सेल करते हैं, उसको हम लोग सेल्स अकाउंट के टर्म से जानते हैं। The term sales is sell of goods which are dealt by the firm It includes cash and credit sale। हम लोग कब यूज करते हैं, हम लोग सेल ऑफ गुड्स के लिए करते हैं, ठीक है, जो कि फर्म के जरिए होता है, जो किसके जरिए होता है, फर्म के जरिए होता है। इट इंक्लूड्स कैश एंड क्रेडिट सेल, जो कैश और क्रेडिट सेल दोनों ही होता है इसमें शामिल। इसमें शामिल कैश और क्रेडिट सेल दोनों ही होता है। अगर हम लोग कैश में गुड्स को सेल कर रहे हैं तब भी, और क्रेडिट में अगर गुड्स को सेल कर रहे हैं तब भी हम लोग क्या टर्म्स यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। क्लियर? आगे, ये कितना नंबर था, ये था 2 का बी। अब हम लोग आते हैं नंबर 3। नंबर 3 जो है वो है स्टॉक। स्टॉक को हम लोग इन्वेंटरी भी बोलते हैं। स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टॉक के बारे में लिखिए। Stock is a tangible asset held by the
enterprise for the purpose of production or sale of goods generally we calculate stock at the end किसी एंटरप्राइज के पास, ठीक है, एक एसेट्स है, क्या है, गुड्स, ठीक है, हाँ बिल्कुल, स्टॉक जो है, ठीक है, वो कंपनी के पास ऐसा टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, ऐसा टेंजिबल एसेट्स है जो हम लोगों को आगे प्रोडक्शन में काम आता है या फिर उसको हम लोग रीसेल करने के काम आता है। जो हम लोग खरीदते हैं, खरीद कर हम लोग उसको बेचते हैं, उसमें काम आता है, ठीक है। जनरली जो है हम लोग स्टॉक को साल के आखिर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वैसे हम लोग कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी को अचानक से बिजनेस के मालिक को स्टॉक के बारे में यानी इन्वेंट्री के बारे में, इन्वेंट्री का फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करना हुआ, अगर कि फाइनल पोजीशन का क्या है इस वक्त, तो कभी भी उसको कैलकुलेट कर सकता है, मगर जनरली जो है ईयर के एंड में ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, स्टॉक को, ये जो स्टॉक है इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। स्टॉक को हम लोग कितने पार्ट में बांट देते हैं? दो पार्ट में बांट देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, है ना। कितने पार्ट में बांट दिया? दो पार्ट में, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। चलिए ओपनिंग स्टॉक के बारे में हम लोग इसी के नीचे लिख देते हैं यहाँ, और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम लोग यहीं पर लिख देते हैं इसके नीचे। स्टॉक held at the beginning of the year। ओपनिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? जो स्टॉक साल के शुरुआत में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक सेम चीज लिखेंगे हम लोग, स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिर में जो स्टॉक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। Stock may be divided in three parts। स्टॉक को हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं। ये क्या था? ये स्टॉक का एक टाइप, यानी एक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? वही स्टॉक अगर साल के शुरुआत में गिना जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो वो ओपनिंग स्टॉक है, और वही स्टॉक अगर साल के आखिर में होता है तो वो क्लोजिंग स्टॉक है। बस ये स्टॉक का टाइप नहीं है, ठीक है। स्टॉक को हम लोग यहाँ पर सिर्फ डिवीजन कर दिए डेट के हिसाब से, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं यहाँ पे स्टॉक को हम लोग तीन पार्ट में बांट देते हैं। स्टॉक को हम लोग तीन पार्ट में बांट देते हैं। यही स्टॉक है, ये, इसको हम लोग तीन पार्ट में बांट देते हैं। चलिए देखते हैं।
स्टॉक का ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा। पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल, और आखिरी पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, और रॉ मटेरियल हम लोग किसको बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। जब भी हम लोग किसी चीज को बनाने के लिए जो चीज को टुकड़े में लेकर आते हैं या फिर किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हमको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो रॉ मटेरियल कहलाता है, वो रॉ मटेरियल कहलाता है। जैसे हमको एक बुक को तैयार करना है तो बुक के लिए हमको किस चीज की जरूरत, धागा की जरूरत पड़ेगी, स्याही की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सब चीज क्या कहलाएगा? ये सब चीज रॉ मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, और बुक जब बन के पूरा तैयार हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट। मगर रॉ मटेरियल आ गया, आने के बाद रॉ मटेरियल को हम लोग काम में लगा दिया, है ना, रॉ मटेरियल को काम में लगा दिया। अब रॉ मटेरियल भी वो नहीं रहा, अब क्योंकि वो कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है तो वो फिनिश्ड गुड्स भी नहीं रहा। तो उस मरहला को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। होता है स्टॉक जो है वो एक्चुअल में क्या होता है? वो गुड्स ही होता है। अब गुड्स के ही स्टॉक को हम लोग स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा कंपनी जैसे टाटा स्टील कंपनी जो है वो क्या कर रही है, वो मान लो कि स्टील खरीदती है, टायर खरीद लिया कहीं से, पेंट खरीद लिया, है ना, पेंट खरीद लिया, लाइट्स खरीद लिया कहीं से, ये सब खरीद लिया, है ना, ग्लास खरीद लिया, चलो ग्लास खरीद लिया। अब ये सब मिलाकर वो क्या बनाता है? ये सब मिलाकर देखो कितना अच्छा नक्शा है, ऐसे क्या बनाया? वो ट्रक बना दिया, है ना। देखो ट्रक लग रहा है ना, एकदम ओरिजिनल वाला भी शर्मा जाता है कभी कभी। तो ये देखो एकदम ट्रक बना दिया। ठीक है, तो ये जो हो गया फिनिश प्रोडक्ट, यानी ये अब बिकने के लिए तैयार है ना। और ये जो है ये सारा चीज जो है हम लोग खरीदने के लिए निकाला, है ना। मगर कभी कभी क्या हुआ है कि ये जो है ये हम लोग यूज करते हैं, यूज करने के बाद ये ट्रक जो है बस इतना ही बना अभी तक। हाँ, उसमें टायर अभी तक लगा ही नहीं, है ना। फिर कहीं जाकर देख रहे सिर्फ आगे का ये वाला हिस्सा बना, वहाँ पे टायर अभी लगा ही नहीं है, यानी अधूरा में छूटा हुआ है। जो काम जो अधूरा में छूटा हुआ है, यानी रॉ मटेरियल को हम लोग यूज कर दिया है मगर वो फिनिश प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। उसको हम लोग कहते हैं क्या? वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग WIP भी बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में WIP बोला जाता है, याद रखो। अगर किसी को भी अगर हम लोग बिजनेस में WIP बोल देंगे तो वो समझ जाएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस का बात हो रहा है। जो ठीक है, ठीक है, ये वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट वर्क जो होता है, इनकम्प्लीट दिया रहता है, ठीक है, जो कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, हाँ, या फिर इन प्रोसेस, इनकम्प्लीट या इन प्रोसेस, बस ये इसको हम लोग बोल सकते हैं बस। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इट इज आई स्टॉक दैट इज
in the process of being produced, they are partly finished goods. ये क्या है? ये पार्टली फिनिश्ड गुड्स है, यानी ये इसको हम लोग फिनिश्ड गुड्स नहीं बोलते हैं, ये पार्टली फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है? प्रोसेस ऑफ क्या है? नाश्ता पानी लेके आना है। परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है? ये क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है? जैसे हम लोग क्या किया, जैसे हम लोग परचेज कर लिए, देखो ध्यान से सुनो, जैसे हम लोग क्या किया, हम लोग परचेज किया, सबसे खरीद लिया, खरीद लिया, खरीद लिया, खरीद लिया, खरीदने के बाद फिर क्या पता चल रहा है कि ये सारा चीज में से एक जो चीज है वो खराब है, एक जो चीज है वो हमको पसंद नहीं है, यानी मेरे मुताबिक का नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको वापस कर दिया। जब मैंने परचेज किया तो मेरे पास सब चीज आ गया, अब उसको मैंने क्या किया, वापस कर दिया। तो अब बताओ ये मेरे पास से जा रहा है या मेरे पास आ रहा है? मेरे पास इन हो रहा है या आउट हो रहा है? इसीलिए हम लोग परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, इसीलिए हम लोग परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर? इसीलिए हम लोग परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। इसके बारे में लिखिए। It is also called return outward. Goods purchased may be returned for any reason, किसी भी रीजन से। एग्जाम्पल, डिफेक्ट इन क्वालिटी। हम लोग एक रीजन एग्जाम्पल में ले दिया, क्या कि डिफेक्ट इन क्वालिटी। क्लियर? Goods so returned are called purchase return। ठीक है? इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, पहली बार हमें समझा दिया। गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से गुड्स जो है वो रिटर्न हो सकता है, ठीक है? और एक एग्जांपल भी दे दिया है, डिफेक्ट इन क्वालिटी, शायद क्वालिटी में कोई डिफेक्ट हो, ठीक है? गुड्स सो रिटर्न एज कॉल्ड परचेज रिटर्न, ऐसा गुड्स जो रिटर्न कर दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। क्लियर? ये कितना नंबर था? 4 नंबर। तो हम लोग आते हैं सेल्स रिटर्न। वेरी गुड, तुम लोग तो स्मार्ट होता जा रहे हो। सेल्स रिटर्न अकाउंट, पहला डेफिनेशन, पहला लाइन क्या लिखेंगे बोलो तो? क्या लिखेंगे पहला? ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाएगा? रिटर्न इनवर्ड, है ना? ठीक है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। अब देखिए सुनिए,
जैसे हम लोग किसी को सामान बेचा, गुड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया। उनमें से एक आदमी ने कहा कि आपने जो मुझे गुड्स दिया है वो यहाँ से देखिए टूटा हुआ था, या फिर इसमें कुछ क्वालिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सही से नहीं बना हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, मैंने जो गुड्स दिया था उन्होंने फिर वापस कर दिया। उन्होंने मुझे क्या किया, गुड्स को वापस कर दिया। तो वो गुड्स मेरे पास इन हो रहा है या आउट हो रहा है, इन हो रहा है। इसीलिए हम लोग सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। समझ में आया? इसीलिए हम लोग सेल्स रिटर्न को क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। तुमको समझ में आ रहा है? तुम कहीं और दूर खोए हुए हो। सेल्स रिटर्न किसको बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड क्यों कहते हैं? पॉज करो, रिटर्न इनवर्ड। देखो, goods sold when returned, goods sold when returned by the customer, ठीक है, for any reason, ठीक है, are called सेल्स रिटर्न। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। जो हम लोगों ने गुड्स को बेचा, अगर वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया किसी भी वजह से, ठीक है, तो वो क्या होगा, मेरे लिए सेल्स रिटर्न कहलाएगा। क्लियर? लिखते हैं, लिखिए, क्या लिखेंगे बोलो तो? सेल्स, ठीक है। पिछली बार हम लोग लगाया था सेल्स अकाउंट, वो एक टर्म था जो हम लोग यूज करते थे, है ना। यहाँ पर हम लोग सिर्फ बता रहे हैं क्या, सेल्स के बारे में। सेल्स किसको बोलते हैं, सामान बेचने को, सेल ऑफ गुड्स के लिए, है ना, हम लोग सेल्स बोलते हैं। अब सेल्स जो है वो कितना तरह का होता है, बताया था हम। सेल जो है वो दो तरह का होता है। सेल जो, इधर देखो, ध्यान कर, सेल जो है दो तरह का होता है। कोई भी बीच में बतौला नहीं करे, ठीक है। अगर सुनना है सुनो ध्यान से। सेल्स जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है कैश बेसिस, क्रेडिट बेस, और दूसरा जो होता है वो क्रेडिट बेसिस होता है ना। जैसे जैसे सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, टू एनीबडी फॉर कैश। सेल ऑफ गुड्स टू एनीबडी फॉर कैश, यहां लिखो। सेल ऑफ गुड्स टू राम, श्याम, करीम, रहीम, एटसेट्रा। इतना सारा, है ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्रेडिट। किसमें बेचा, क्रेडिट पे बेचा। हमने क्या किया, क्रेडिट पे बेचा। तो याद रखोगे, जो लोग, जिनको हमने उधारी में सामान खरीदा है ना, यहाँ पर बेचा है, राम, हाँ, उधारी में सामान बेचा है, जिसको हम लोग उधारी में सामान बेचा है, राम, श्याम, करीम, रहीम, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना, जिसका नाम हम लोग इतना याद भी नहीं रख सकते, बहुत सारे लोग। सभी हमारे डेटर्स कहलाते हैं, सभी हमारे डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। डेटर्स को हम लोग
कस्टमर्स भी बोलते हैं, डेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टमर्स भी बोलते हैं, मगर हम लोगों का अकाउंटेंसी में जो टर्म यूज करना होता है वो टर्म होता है डेटर्स, जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, डेटर्स। अभी समझ में आ गया डेटर्स कौन लोग हैं, जिनको हम लोग उधारी में सामान बेचते हैं। डेटर्स कौन लोग हैं, जिनको हम लोग उधारी में सामान बेचते हैं, वो हमारे डेटर्स हैं, ठीक है। अब देखो ये मामला क्या है, अभी हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। देखिए एक कहानी सुनाते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये एक शॉप है, ये शॉप का दरवाजा है, देखिए यहाँ से एंट्रेंस है, शॉप का एंट्रेंस है ना। ये क्या है, ये एक शॉप है, ठीक है। और शॉप है किसका, मेरा ही एक स्टूडेंट का। शॉप किसका है, शॉप मेरे ही एक स्टूडेंट का, समझ में आया? हाँ बिल्कुल, शॉप किसका है, मेरे ही एक स्टूडेंट का है ना। ये देखो ये, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो, शॉप किसी स्टूडेंट, शॉप मेरा है, शॉप किसका है, शॉप मेरा है। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, सर कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ये पेप्सी का बोतल है। कोई बोतल नजर हाँ नहीं आ रहा। ये देखो कैन जो होता है वो है सब, ये पेप्सी का कैन है सब, है ना। देखो ध्यान से देखो, इसमें पेप्सी लिखा हुआ भी सर होगा, लाइट से कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है। अब मेरा एक स्टूडेंट यहाँ पहुँच गया, ये देखो स्टेशन कौन है, तुम लोग खुद डिसाइड करो। ये मेरा एक स्टूडेंट है, ये यहाँ और पहुँच मिला गया, पहुँच गया, चोटी गया, पहुँच गया। ये मेरा एक स्टूडेंट जो है वो इस शॉप में आया, ठीक है। शॉप में आने के बाद हम यहाँ पर बैठ के थे चेयर पे, हाँ ठीक है। ये देखो चेयर पे हम बैठ के थे, ठीक है? चेयर पे हम बैठ के थे, ठीक है। तो ये आया, आके हमको बोला अरे सर अस्सलाम वालेकुम। हम बोला वालेकुम अस्सलाम, सर आप पहचाना? बोला हाँ, अरे तुमको कैसे नहीं पहचानेंगे, तुम इतना दिन मेरा पैसा मार के गया। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं, बोला कि तुम इतना अच्छा स्टूडेंट था मेरे पास, तुमको कैसे नहीं पहचाने, तुम बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तुमसे पढ़ा, तुमको याद है। बोला सर हम ना एक बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर बोला सर मेरे घर में ना एक पार्टी है। हम बोला हाँ हाँ हम सुना है तुम्हारे घर में तुम लोग पार्टी करना चाह रहे हैं, तो उस पार्टी में क्या करें? बोले सर हमको 1000 पेप्सी का कैन चाहिए। हम लोग कितना आदमी ने बुला दिया? बोले सर बहुत बड़ा पार्टी है सर, ठीक है 1000 कैन चाहिए। हम बोले ले जाओ, हम बोले एक काम करो ले जाओ, हम पैसा। बोले सर पैसा हम अभी नहीं दे पाएंगे, मगर आप हमको जानते हैं ना कि हम आपको थोड़ा सा पार्टी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, पैसा खर्चा ज्यादा हो गया, हम आपको ना पैसा दे देंगे। हम बोला हाँ हम तुमको जानते हैं, तुम एक काम करो तुम लेके चले जाओ कैन। तो वो पूरा 1000 कैन जो है लेके चला गया, अपना घर में पार्टी वार्टी कर रहा है, सब कर रहा है। अब हम यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं, करते करते 1 महीना हो गया, हम देख रहे को लड़का आया ही नहीं। 1 महीना हो गया, हम गए उसके घर में, वो देख रहे कि वो लड़का आया ही नहीं। ध्यान से सुनो, वो लड़का आया ही नहीं, ठीक है। तो हम उसके घर में पहुंचे, घर में जैसे पहुंचे तो देख रहे हैं क्या कि मेरा ही कैन दिया हुआ उसको ऐसे तोड़ रहा है और तोड़ के पी रहा है। अब वो आखिरी कैन, समझे, वो आखिरी कैन को मेरे सामने तोड़कर ऐसे करके पी रहा है। हम जाकर बोल रहे हैं कि हाँ, तो बोला सर आप कौन है? हम नहीं जानते। बोला आप कौन? हम बोला नहीं जानते। अरे हम कैसे, तुम हमसे 1000 कैन लेके गया था। बोला कब लेकर गए थे? कुछ है लिखा पढ़ा कुछ? अपन लिखा पढ़ा क्या? हम विश्वास किया था तुम पर, तुम मेरे स्टूडेंट थे, है ना, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास किया था। कहाँ भाई मेरा कैन कहाँ गया, यानी मेरा पैसा कहाँ है, पैसा दो। तो बोला नहीं हम तो आपको पहचानते नहीं है, हम एकदम नहीं पहचानते आपको, कौन है आप, कौन कैन लिया था, क्या लिया था, कुछ नहीं मालूम, ठीक है। हम क्या करते, झगड़ा करते, केस करते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत ही नहीं। हाँ मेरे पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ विश्वास की बिना पर हम, है ना, हाँ बिल्कुल। मगर यहाँ पर मामला ये है कि अगर हम ट्रू बिजनेसमैन होते, अगर हम यहाँ पर
ट्रू बिजनेसमैन होते तो कभी हम इसके ऊपर भरोसा नहीं करते, कभी हम इसके ऊपर भरोसा नहीं करते। हम इससे पेपर पे साइन करवाएंगे, हम इसको पेपर पे साइन करवाते। तो ये जो है ये मेरा डेटर्स है। क्या है? डेटर है। डेटर यानी कस्टमर। कस्टमर को हम लोग अकाउंट के टर्म में डेटर बोलते हैं, ठीक है। इससे हम लोग एक बिल पे साइन करवाते हैं। बोला ये बिल है, इसमें तुम्हारा नाम, एड्रेस, ये अमाउंट सब कुछ लिखा हुआ है, इस पे आप साइन करके दीजिए कि आप हमको इतने दिन के बाद ये पैसा दे देंगे, आप हमको इतने दिन के बाद ये पैसा दे देंगे। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर इसको साइन करता, साइन करके फिर ये बिल जो है मेरे पास छोड़ देता। ठीक 3 महीने के बाद हम जाते उससे बिल का पैसा लेते। अगर वो पैसा नहीं देता तो हम उसके ऊपर केस कर सकते थे। कैसे केस कर सकते थे? इस बिल के जरिए। समझाया? तो ये जो है बिल, क्योंकि इस बिल के जरिया हमको पैसा मिलने वाला है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इस बिल को कहेंगे बिल रिसीवेबल। क्या कहेंगे? बिल रिसीवेबल। तो हम लोगों ने अभी डेटर्स के बारे में समझा, कस्टमर के बारे में समझा, फिर किसके बारे में समझा? बिल्स रिसीवेबल के बारे में। क्लियर? बिल्स रिसीवेबल किसको बोलते हैं? वही कस्टमर का पैसा जब वो बिल में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी वो जब साइन करके चले जाएगा तो जिसमें लिखा रहेगा बिल का पैसा जो है हमको 2 महीना या 3 महीने के बाद मिलेगा, तो उस बिल को हम लोग क्या कहेंगे? बिल रिसीवेबल। या समझने वाली बात है, इस बिल के जरिए हमको पैसा मिलने वाला है, यानी हम रिसीव करने वाले हैं, है ना। इसीलिए हम लोग इस बिल को हम लोग क्या कहते हैं? बिल रिसीवेबल कहते हैं। हम लोग इस बिल को क्या कहते हैं? बिल रिसीवेबल कहते हैं। चलिए अब इसके ऊपर हम कुछ लिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर ए क्या लिखेंगे हम लोग? लिखो डेटर्स। लिखेंगे डेटर। डेटर इज अ पर्सन, ठीक है, डेटर इज अ पर्सन to whom debtor is a person to whom firm has sold goods or services on credit. In ordinary course of business, in ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी हम लोग भी बिजनेस का नॉर्मल जो हम लोग का काम कर चल रहा है, उसी काम के लिए अगर हम लोग कोई सामान जो अपना किसी को उधारी में बेचते हैं, जैसे जिस चीज का मेरा बिजनेस चल रहा है उसी का अगर हम लोग उधारी में बेच रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग जिसको बेचेंगे उसको हम लोग कहेंगे डेटर। समझ में आया? नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग बिल्स रिसीवेबल। क्या लिखेंगे? इट मीन्स bill of exchange. It means a bill of exchange accepted by a debtor, accepted by a debtor
the amount of which will be received on a specified date. It means the bills of exchange accepted by debtors, the amount of which will be received on a specified date. यानी इसमें एक डेट मेंशन होता है जिस दिन ये क्रेडिट वाला जो सामान का जो पैसा जो है उस दिन हमको मिल जाएगा, यानी इस बिल का अमाउंट जो है हमको मिल जाएगा उस दिन। लास्ट में है देखिए सी में हम लोग लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को समझना बहुत मुश्किल है। समझ में आया? ट्रेड रिसीवेबल समझ में आया सबको? ट्रेड रिसीवेबल समझ में आया? क्या समझ में आया ट्रेड रिसीवेबल के बारे में? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, मेरे पास जितना बिजनेस के पास जितना डेटर्स है सबको जोड़ दिया और जितना बिल्स रिसीवेबल है सबको जोड़ दिया, दोनों को फिर ऐड कर दिया, वो मेरा क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। बस खत्म, एकदम सिंपल सा मामला। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों का, यानी डेटर्स से भी हमको पैसा मिलने वाला है और बिल्स रिसीवेबल से भी हमको पैसा मिलने वाला है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, वो मेरा दोनों मिलके हो जाएगा क्या? ट्रेड रिसीवेबल।